10वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ YouTube के माध्यम से। लगभग सारी बातों की जानकारी आप लोगों को है ही, और मुझे लग रहा है कि आप सब हमारे लिए अपनी दुआओं के साथ अपने अपने घर परिवार में स्वस्थ, सुखी, प्रसन्न और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं तो बिल्कुल नज़दीक हैं और इसे आयरन गेट कहा जाता है बच्चों। एक अच्छा प्रतिशत आप लोगों के लिए बहुत मैटर करता है, इसका ध्यान रखिएगा। जब आप लोगों के समक्ष हुआ करती थी तो मैं अक्सर इन बातों की चर्चा किया करती थी कि कैसे जीवन में व्यक्ति के लिए शिक्षा और संस्कार, स्वास्थ्य कितना आवश्यक होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात को ध्यानगत रखते हुएगा। जब ऑनलाइन मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हो रही हूँ तो थोड़ा सा ये बता दूँ कि संभवतः कुछ दिनों तक अभी डॉक्टर के आदेशानुसार, निर्देशानुसार मुझे दिल्ली रहना पड़े। अभी यहीं हूँ, देखिए आगे ऊपर वाले क्या करते हैं। पाठ के पास आते हैं हम लोग। आप सबको पता है कि कितने पाठों की पढ़ाई हो गई है। हम थोड़ा सा आज कृतिका की ओर चलते हैं। देखते हैं इसमें कमलेश्वर द्वारा रचित एक पाठ है, जॉर्ज पंचम की नाक। उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले कमलेश्वर के बारे में। इनका जन्म 1932 में, इनका जन्म, श्री कमलेश्वर का जन्म 1932 में मैनपुरी एक जगह है जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें हुआ था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी। दूरदर्शन के अतिरिक्त ये महानिदेशक के पद पर भी सुशोभित रहे और कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया, जिनका नाम है सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आदि। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया बच्चों। और 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने के पश्चात इनका निधन हुआ था। और आज की जो नई कहानियाँ हैं उनका अगुआ कमलेश्वर जी को कहा जाता है। इनकी बहुत सारी रचनाएं थी, जिनमें कुछ प्रमुख रचनाओं की चर्चा मैं यहाँ करती हूँ। राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला द्वार, जिंदा मुर्दे, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृतांत और संस्मरण भी लिख रखा है। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों में पटकथाएं लिखने का काम किया है, लेकिन इनकी रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण किया गया है। आज की जो महानगरीय सभ्यता है उसमें मनुष्य के अकेले हो जाने की व्याख्या को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। बच्चों, हम लोग आते हैं पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर। कैसे इस पाठ में लेखक ने, या कहिए व्यंग के माध्यम से या एक संदेश के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है, इसका ब्यौरा हमें मिल जाता है। यह पाठ भी एक प्रतीक के रूप में आया है कि जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली होती हैं तो अखबारों में उनकी चर्चाएं किस तरह से हुआ करती है और दिखावे के लिए गलियों, सड़कों को किस तरह से सजाया जाता है, और उनके आने के कपड़े से लेकर के उनके खाने की जो तैयारियां हैं, उनके कुत्ते के लिए जो तैयारियां हैं, इन सब पर कटाक्ष करते हुए कमलेश्वर ने बड़ी ही बखूबी से
हमारे समक्ष उन सब बातों का चित्रण कर दिया है कि कैसे फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार होती है, फ़ौज फाटे के साथ कैसे निकलने के लिए रानी के आगमन की तैयारियां होती है। और इंग्लैंड के जो अखबार हुआ करते हैं उस समय हिंदुस्तानी अखबारों में उन दिनों उनकी जो कतरनें होती थी वो ज़रूर चिपकी नज़र आती थी कि रानी का कैसा सूट बना है, रानी ने कपड़ा कहाँ से मंगवाया है, कितना खर्च उस पर आया है, करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आया है। मतलब कि यहाँ लेखक ने ये बताया कि रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री लगभग छाप दी जाती है अखबारों में, प्रिंस फिलिप के कारनामे छाप दिए जाते हैं। और तो और बच्चों, उनके नौकर, उनके बावर्ची, उनके खानसामे, मतलब जिनके अंगरक्षक, उन सब का क्या क्या है, उनका पालतू कुत्ता किस तरह से है, ये सब चर्चाएं उस समय हुआ करती थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। क्या होना चाहिए अब रानी के स्वागत के लिए, वो अब कैसे रहेंगी, उनको कैसे यहाँ पर स्वागत के लिए, कैसे उनके स्वागत के लिए क्या क्या किया जाएगा, इन सब की बड़ी उहापोह वाली स्थिति थी। और देखते ही देखते यहाँ उनके स्वागत में सड़कों को जवान बना दिया गया। अर्थात ये कितना बड़ा कटाक्ष देखिए, जो सड़कें टूटी फूटी होती थी उनको भी, आप सबको भी पता होगा कि जब किसी बड़े नेता का आगमन होता है तो बदहाल सड़कों को किस तरह से संवार कर तैयार कर दिया जाता है। तो वहाँ यह भी दिखाया गया कि कैसे सड़कें जवान हो गई और कैसे उनका नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया गया। सड़कों का क्या श्रृंगार किया जाएगा, जो भी टूट फूट हो उसको मरम्मत कर दिया गया, उस पर की गंदगी हटा दी गई, अगल बगल के जो भी चीज़ें थे, अवांछित चीज़ें, उनको हटा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। दिल्ली में तो सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, लेकिन यह जो नाक वाली थी, जॉर्ज पंचम की नाक वाली बड़ी मुसीबत थी कि नई दिल्ली में तो सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। बच्चों ये प्रतीकात्मक है, हमने पहले ही बताया। तो नाक जो है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, सम्मान का प्रतीक होता है। तो यहाँ लेखक ने कहा कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि उसने अपने पिता की नाक रख ली, यानी अपने पिता की इज्जत बचा ली। तो इस नाक की एक लंबी दास्तान है लेखक के अनुसार, और कहते हैं कि इस नाक के लिए तो बड़े तहलके मचे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे थे। बहस यह थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि कुछ लोग पक्ष में थे और कुछ लोग विपक्ष में, ज़्यादातर लोग खामोश थे और खामोश रहने वाले की ताकत जो थी वो दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल ही रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैयार कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। और हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरलायित होता रहा, यानी प्रतिष्ठा के लिए सब चीज़ होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ और इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। लाट मतलब समझते होइएगा प्रतिमा। तो हथियारबंद पहरेदार जो थे वो सब अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और क्या हुआ कि लाट की जो नाक थी, प्रतिमा की जो नाक थी, वो चली गई। बच्चों, और आ रहे हैं यहाँ जॉर्ज पंचम, है ना। तो कैसे उसमें नाक लगाया जाए, यह बड़ी कठिन बात थी। इसकी चर्चा आगे होती है पाठ में, लेकिन हम जब आज ही कर देंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। तो इसका ये पहला भाग हो गया, और अगला भाग मैं अगले वीडियो में डालती हूँ। अभी के लिए इतना ही रखती हूँ, और आप सब अच्छे से, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए बच्चों। सारे विषयों की तैयारी जब अच्छी होगी तभी आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे, अच्छे प्रतिशत आएंगे रिजल्ट में। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, और मेरे स्वास्थ्य के लिए तो आप लोग शुभकामना करते ही होइएगा। आपके ब्लेसिंग्स मुझे मिलते रहते हैं। मैं अगली कक्षा में मिलती हूँ, अगले वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।